नमस्कार, मैं डी.के. राव और आज फिर मैं एक नए टॉपिक के साथ, जिस टॉपिक का नाम है प्रीएम्पशन। इस टॉपिक को बनाते समय भी मैंने इस बात का बखूबी ध्यान रखा है कि आप जब इस टॉपिक को लिख रहे हो मेंस के एग्जामिनेशन में या कहीं भी, तब आपको टाइम मैनेजमेंट से संबंधित कोई समस्या ना आए। यानी आपके बहुत सारे कंटेंट्स भी उसमें आ जाएं, लेकिन इतना वो लेंदी ना हो जाए कि आपको टाइम मैनेजमेंट करने में समस्या हो और आपको उतना टाइम ना मिल पाए। तो इस बात का ध्यान रखते हुए ये वीडियो बनाई जा रही है। शुरुआत करते हैं टॉपिक प्रीएम्पशन की। और प्रीएम्पशन क्या होता है? प्रीएम्पशन एक इमूवेबल प्रॉपर्टी के का जो ओनर है उसका प्रेफरेंशियल राइट होता है। उसका प्रेफरेंशियल राइट होता है किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को खरीद लेने। अब ये किस प्रकार का राइट है उसे एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, फिर डेफिनेशन पे आए। ये जैसे कि मान लीजिए ये ए का हाउस है और उसके जस्ट बगल में बी का हाउस है। बी अपने इस हाउस को बेचना चाहता है और उसने सी को बेच दिया। अब समस्या ये है, या सी को बेच दिया को छोड़ देते हैं, बी अपने इस हाउस को बेचना चाहता है। उसको खरीदना सी भी चाहता है, उसको खरीदना ए भी चाहता है। अब प्रश्न ये है कि इस लैंड को खरीदने का पहला राइट किसका होगा? तो पहला राइट उस व्यक्ति का होगा जिसके बगल में, जो उस प्रॉपर्टी के बगल में इमूवेबल प्रॉपर्टी का ओनर है। ठीक है, तो इसके बगल में ए ओनर है एक इमूवेबल प्रॉपर्टी का, इसलिए पहला हक जो होगा वो ए का ही होगा बी की प्रॉपर्टी खरीदने का। यही प्रीएम्पशन का राइट यानी पूर्व क्रयाधिकार का अधिकार कहा जाता है, मुस्लिम लॉ के अंतर्गत आता है। तो ये बात समझ लेते हैं। अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए इसमें आप लोगों को आगे समझना होगा, इसलिए इसको एग्जांपल को हम 3 नाम ले लेते हैं। जैसे ए एक हाउस का मालिक है, उसके जस्ट बगल में बी भी एक हाउस का मालिक है। बी अपने इस घर को सी नाम के स्ट्रेंजर को सेल कर रहा है और इसमें 3 लोग हो गए और 3 पार्टी का नाम क्या होगा? बी जो होगा वो सेलर होगा, नो डाउट, जो सेल कर रहा है, और सी जो हो परचेजर होगा, वो भी जो खरीदता है वो परचेजर है, और ये स्ट्रेंजर है। स्ट्रेंजर का मतलब इस सी की कोई प्रॉपर्टी इस प्रॉपर्टी के अगल बगल नहीं है। अब ए हो गया प्रीएम्प्टर या क्लेमेंट भी इसको कह सकते हैं, दावेदार भी कह सकते हैं, दावाकर्ता भी कह सकते हैं। तो प्रीएम्प्टर यानी प्रीएम्प्टर का मतलब पूर्व क्रयाधिकारी, यानी कि इस जमीन के बगल में इसी की जमीन है, इसलिए उस जमीन को खरीदने का पहला अधिकार जो होगा वो ए का होगा। और यही बात है प्रीएम्प्टर का मतलब होता है, प्रीएम्पशन का मतलब होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, चूंकि इतना बता देने से तो हमारा काम चलेगा नहीं, तो हम अब आगे बढ़ते हैं कि एक्चुअल में प्रीएम्पशन की प्रोसीजर क्या है, रूल क्या है। उसकी पहले सबसे पहली बात तो आप डिफिनीशन एक ठो लिख लीजिए। मुल्ला महोदय की डिफिनीशन है कि द राइट ऑफ प्रीएम्पशन इज ए राइट विच द ओनर ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी possesses to acquire by purchase another immovable property which has been sold to another person। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, आप नोट कर लें कि द राइट ऑफ प्रीएम्पशन इज ए राइट विच द ओनर ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी possesses to acquire by purchase another immovable property which has been sold to another person। ये मुल्ला महोदय ने परिभाषा, इसको हिंदी में आप लिखना चाहें तो लिख लें कि पूर्व क्रयाधिकार से एक ऐसा अधिकार, पूर्व क्रयाधिकार एक ऐसा अधिकार है जो अचल संपत्ति के स्वामी को प्राप्त होता है कि वह ऐसी अन्य अचल संपत्ति खरीद ले, वह अन्य ऐसी अचल संपत्ति खरीद ले जिसका विक्रय किसी अन्य व्यक्ति को किया जा चुका है, जिसका विक्रय किसी अन्य व्यक्ति को किया जा चुका है। तो ये है उसकी डेफिनेशन मुल्ला के अनुसार। तो बात तो यही है कि भाई एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसका
सेल किया जा चुका है, उस प्रॉपर्टी को वापस ले लेने का, उस प्रॉपर्टी को खरीद लेने का अधिकार को ही पूर्व क्रय अधिकार कहा जाता है, प्रीएम्पशन का राइट का। अब एक प्रीएम्पशन के लिए कुछ एसेंशियल्स होंगे, उसकी चर्चा कर लेते हैं। यानी पूर्व क्रयाधिकार के कुछ आवश्यक शर्तें। पहली चीज, पहली चीज क्या लिखा हमने, प्रीएम्प्टर मस्ट बी ओनर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि दावेदार, दावा करता किसी अचल संपत्ति का स्वामी होना चाहिए। अचल संपत्ति का स्वामी का मतलब ये हो गया कि जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि ये एक प्रॉपर्टी और इसके जस्ट बगल में एक प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी का हो रहा है सेल, तो इस प्रॉपर्टी पर अगर बी नाम का एक व्यक्ति कब्जा रखे हुए है तो बी दावा कर सकता है, क्योंकि वही प्रीएम्प्टर कहलाएगा। तो क्या होना चाहिए पहली शर्त उसके लिए कि प्रीएम्प्टर यानी ये जो दावा कर रहा है, दावा करता इमूवेबल प्रॉपर्टी का ओनर होना चाहिए, यानी जो बगल की प्रॉपर्टी है उसका ओनर होना चाहिए। एक केस लिख लीजिए, इसमें बताया गया था कि जो लेसी है वो उसके अंतर्गत नहीं आता। नोट कर लें, बीबी सलेहा वर्सेस हाजी अमरुद्दीन, बीबी सलेहा वर्सेस हाजी अमरुद्दीन। बीबी सलेहा वर्सेस हाजी अमरुद्दीन के केस में कहा गया था कि स्थायी किराएदार या लेसी यानी पट्टेदार प्रीएम्पशन का दावा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्या कहा गया था बीबी सलेहा वर्सेस हाजी अमरुद्दीन के केस में कि स्थायी किराएदार या लेसी यानी कि पट्टेदार प्रीएम्पशन का दावा नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि पहली शर्त क्या है कि जो क्लेमेंट है, जो दावा कर रहा है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का ओनर होना चाहिए, तो किराएदार नहीं उसका दावा कर सकता। ठीक। दूसरी बात, सेलर का प्रॉपर्टी में एब्सोल्यूट राइट होना चाहिए। ये इस इंग्लिश में इसलिए लिखना पड़ता है कि ताकि हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट हों, उन्हें भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हों, उन्हें भी प्रॉब्लम ना हो। इसलिए जो जरूरी चीजें हैं वो इंग्लिश में लिख दी जाती हैं, ताकि हिंदी वाले और इंग्लिश वाले दोनों बात को समझ सकें। तो सेलर का प्रॉपर्टी में एब्सोल्यूट इंटरेस्ट होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमने बात कहा कि जो मांग रहा है, ठीक है ना, प्रीएम्प्टर जो मांग रहा है वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का ओनर होना चाहिए, पहली सर। दूसरी बात हम क्या कर रहे हैं, जो सेल कर रहा है वो सेलर भी, जो बेचने वाला है, जो सेलर है, सेलर भी उस इमूवेबल प्रॉपर्टी का ओनर ही होना चाहिए। ठीक है, यानी उसमें भी एब्सोल्यूट पूर्ण स्वामित्व होना चाहिए। तीसरी चीज, प्रॉपर्टी को सेल किया गया, प्रॉपर्टी को सेल किया गया, इसका मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब ये कि अगर वो प्रॉपर्टी किसी को लीज पे दी जा रही है, किसी को मार्गेज की जा रही है, तब ऐसी स्थिति में प्रीएम्पशन का नियम लागू नहीं है।
प्रीएम्पशन का नियम लागू होने के लिए प्रॉपर्टी को सेल किया गया, ऐसे मामलों में ही लागू होता है। और अगली चीज, चौथी चीज जो है फॉर्मेलिटीज। बस जितना चर्चा हो रही है उतना ही आप नोट कर लें, उतना ही बहुत सफिशिएंट है। आप देखिए ना, टॉपिक बहुत बड़ा है और इस नाते बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की न तो जरूरत है और न ही उसके किए जाने की कोई आवश्यकता है। तो फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट किया गया हो, कौन सी फॉर्मेलिटी, उसकी चर्चा अब हम लोग करेंगे। फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट किया गया हो, तो फॉर्मेलिटीज क्या है? फॉर्मेलिटीज का मतलब होता है 3 डिमांड। यही है फॉर्मेलिटी। 3 डिमांड माने फर्स्ट डिमांड, सेकेंड डिमांड और थर्ड डिमांड। फर्स्ट डिमांड, सेकेंड डिमांड और थर्ड डिमांड, 3 डिमांड करनी पड़ती है, यही है फॉर्मेलिटी उसकी। तलब ए मुशहाद और तीसरा है तलब तमलीक। यानी कि फर्स्ट डिमांड, सेकेंड डिमांड और थर्ड डिमांड, इन फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट किया गया हो तभी, नहीं तो जो कंप्लीट फॉर्मेलिटी को नहीं करेगा उसका कोई हक नहीं होगा प्रीएम्पशन के राइट का। तो क्या है? देखिए पहली चीज तो आपको प्री के एग्जाम के लिए आपको ये चीजें भी याद करनी पड़ेगी। फर्स्ट डिमांड, सेकेंड डिमांड और थर्ड डिमांड को क्या कहते हैं मुस्लिम लॉ के अंदर, तो ये भी याद करना होगा। जैसे फर्स्ट डिमांड को कहते हैं तलब ए मुवासितब, तलब ए मुवासितब कहते हैं फर्स्ट डिमांड। सेकेंड डिमांड को कहते हैं तलब ए मुशहाद, तलब ए मुशहाद कहते हैं सेकेंड डिमांड को। और थर्ड डिमांड को कहते हैं तलब ए तमलीक, तलब ए तमलीक। होता क्या है तीनों डिमांड का मतलब? इसका मतलब ये होता है, फर्स्ट डिमांड का मतलब ये हुआ कि जो ही आपको पता चला कि जो प्रॉपर्टी आप खरीदना चाहते हैं उस बात की सूचना उसके सेलर को तत्काल दीजिए कि वो प्रॉपर्टी मुझे चाहिए। ठीक। दूसरी बात, सेकेंड डिमांड तब होती है कि एक बार आपने डिमांड कर दी कि भाई हम इच्छुक हैं लेने के लिए और आप क्यों इनको दे रहे हैं। सेकेंड डिमांड ये होती है कि आप विटनेसेस के साथ जाते हैं उनके पास और उस मांग को प्रभावी तरीके से उनके पास। और तीसरी डिमांड जो होती है वो होती है जुडिशियल प्रोसीडिंग, यानी उसके बाद आप न्यायालय की मदद लेते हैं, इसी को थर्ड डिमांड करते हैं। तो देखिए इसमें इसका नाम आपको याद रखना है, बहुत एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इसका नाम आपको याद रखना है कि तलब ए मुवासितब जो होता है फर्स्ट डिमांड, तलब ए मुशहाद जो होता है यानी एक बार मांगने के बाद फिर दूसरी बार जाकर उनको याद दिलाना कि दीजिए भाई, और तीसरी तलब ए तमलीक का मतलब सीधे हम न्यायालय की मदद ले रहे हैं। तो ये हो गया। अब ध्यान इसमें ये देना है कि फर्स्ट डिमांड में विटनेसेस की जरूरत होती है कि नहीं? नहीं। फर्स्ट डिमांड में बिना किसी विटनेस के जाके उसकी डिमांड की जाती है। सेकेंड डिमांड में विटनेसेस चाहिए 2, ठीक है, 2 विटनेसेस के साथ जाके डिमांड करनी होती है। और थर्ड डिमांड का मतलब न्यायालय। तो ये थोड़ा सा याद रखना है हम लोग को, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। पहली चीज एसेंशियल्स क्या है प्रीएम्पशन की। पहली चीज कि जो दावा कर रहा है कि हमको प्रॉपर्टी खरीदने का हक है वो प्रॉपर्टी
किसी प्रॉपर्टी का, इमूवेबल प्रॉपर्टी का ओनर होना चाहिए, स्वामी होना चाहिए। बीबी सलिहा वर्सेस हाजी अमरुद्दीन के केस में भी यही बात कही गई थी कि लेसी को, किराएदार को जो है वो ये राइट उपलब्ध नहीं है। दूसरी बात, सेलर का प्रॉपर्टी में एब्सोल्यूट राइट होना चाहिए, यानी जो सेल कर रहा है वो भी कहीं किराएदार किसी दूसरे को किराए पर न दे रहा, वैसा नहीं, एब्सोल्यूट राइट होना चाहिए, यानी मालिक होना चाहिए। तीसरी चीज क्या हो रहा हो, मार्गेज नहीं, उस प्रॉपर्टी को सेल किया जा रहा हो तभी प्रीएम्पशन का राइट राइज हो। और अगली चीज है कि फॉर्मेलिटीज जो है वो कंप्लीट की गई हो। फॉर्मेलिटीज क्या, 3 डिमांड्स, फर्स्ट डिमांड, सेकंड डिमांड और थर्ड डिमांड, यानी तलब ए मुवासिता, तलब ए मुशहाद और तलब ए तमलीक, इनको पूरा किया गया। तो हम आगे बढ़ेंगे फिर। एक दिमाग में क्वेश्चन ये आता है, ये कि अगर प्रीएम्प्टर यानी जो क्लेम कर रहा है प्रॉपर्टी का, उसकी डेथ हो जाए तो क्या उसके हेयर्स, उसके सक्सेसर्स जो हैं वो कर सकते हैं प्रीएम्पशन की मांग? इसको हम लोग तो ऐसे कोई नहीं कर सकते कि नहीं कर सकते या कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट डिमांड अगर हुई या सेकेंड डिमांड हुई और थर्ड डिमांड हुई, ये तीनों चीजें थर्ड डिमांड से पहले, फर्स्ट डिमांड से भी पहले या फर्स्ट डिमांड करने के बाद सेकेंड डिमांड से पहले, मतलब थर्ड डिमांड से पहले अगर प्रीएम्प्टर की डेथ हो जाए तो उसके लीगल हेयर्स उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते, माने उसके लिए वो दावा जो किया जा रहा है उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते, वो कुछ उनका हक खत्म हो जाएगा। अब हम आते हैं थर्ड डिमांड, यानी कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट, यानी कि डेथ जो प्रीएम्प्टर की हो रही है वो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट फाइल करने के बाद हो, तो क्या होगा, इसमें सुन्नी और शिया में थोड़ा अंतर है। सुन्नी विधि ये कहती है कि जब सूट पेंडेंसी सूट ड्यूरिंग द सूट ऑफ पेंडेंसी ऑफ सूट अगर डेथ हो जाए प्रीएम्प्टर की, तो सुन्नी लॉ के अंतर्गत उसके जो लीगल हेयर्स हैं उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। लेकिन शिया लॉ ये कहती है कि लीगल हेयर्स आर सब्स्टिट्यूटेड इन प्लेस ऑफ द डिसीज्ड प्रीएम्प्टर, यानी कि शिया लॉ के अंतर्गत ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट अगर इम्प्टर की डेथ होती है तो उसके स्थान पर उसके लीगल हेयर्स सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं, यानी प्रतिस्थापित हो जाते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी उम्मीद है। यानी कि अगर ए को मांग करनी थी, उसने केस भी फाइल कर दिया था और सूट जो है पेंडिंग था, उस दौरान एक डेथ हो गई, तो इस सूट को कंटिन्यू रखने का काम इसके लीगल हेयर्स कर सकते हैं। ये बात जो है शिया लॉ के अंतर्गत लागू होती है। सुन्नी में लीगल हेयर्स उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। ठीक, हाँ आगे बढ़े फिर। अब अगला सवाल,
प्रीएम्पशन के लिए क्लेम कौन कर सकता है, प्रीएम्पशन के लिए क्लेम यानी दावा कौन कर सकता है, उसके लिए भी आपको याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहली चीज, सफी ए शरीक, ये दावा कर सकते हैं, यानी इसको कहते हैं को शेयरर, इसको कहते हैं सह अंशधारी। ठीक है, सफी ए शरीक। समझते हैं बात कि प्रीएम्पशन का क्लेम कौन कर सकता है। तो वो होता है सबसे पहली चीज जो हमने बहुत मोटी मोटी भाषा में पढ़ा था कि बगल की प्रॉपर्टी का जो ओनर होता है, वो बहुत मोटी मोटी बात थी। एक्चुअल में यहाँ आप समझेंगे उस चीज को कि कौन क्लेम कर सकता है। पहली चीज सफी ए शरीक की बात हम लोग कर रहे हैं, यानी जिसको इंग्लिश में को शेयरर और हिंदी में सह अंशधारी कहते हैं, वो दावा कर सकता है। और कह सकते हैं कि सफी ए शरीक, नोट कर लें कि सफी ए शरीक हैज प्रेफरेंशियल राइट ऑफ प्रीएम्पशन अगेंस्ट एनी अदर क्लास ऑफ प्रीएम्प्टर। यानी कि इसका मतलब होता है कि जो सफी ए शरीक है वो बाकी के जो क्लेमेंट हैं, बाकी के जो प्रीएम्प्टर हैं, सबसे ऊपर इसका स्थान होता है। यानी सबसे पहला हक इसका ही बनेगा। अगर ये नहीं प्रॉपर्टी को लेगा तब उसके बाद ही अन्य का हक बनता है। तो सबसे ऊपर का प्रेफरेंशियल राइट इसी का होता कौन? सफी ए शरीक। सफी ए शरीक का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए ये एक प्रॉपर्टी है, घर हो सकता है, जमीन हो सकती है। इस प्रॉपर्टी में ए, एग्जांपल इसको कर लीजिएगा, एक प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी में ए और बी ये दो भाई, ठीक, दो भाई, ये प्रॉपर्टी संयुक्त संपत्ति है और उसमें ए और बी दोनों का हिस्सा है। ए अपना हिस्सा सेल करना चाहता है। अब अगर वो किसी अन्य को सेल करता है तो उसमें उस प्रॉपर्टी को खरीदने का जो सबसे पहला हक होगा सफी ए शरीक यानी कि को शेयरर यानी कि बी का हक, ठीक है, यानी कि सह अंशधारी का हक होगा पहला, और वो बाकी के जो प्रीएम्प्टर हैं उन पर सबसे प्राथमिकता धारित करता है। तो ये हो गई बात, उम्मीद है समझ में आ गई होगी। फिर से मैं रिपीट करता हूं कि सफी ए शरीक क्या होता है कि एक प्रॉपर्टी में जब एक से अधिक लोगों का हिस्सा, एक व्यक्ति उस अपने हिस्से को सेल करना चाह रहा हो तो उस पर जो सबसे पहला हक होगा वो केस को शेयरर्स का होगा, ठीक। दूसरी बात, केस लिखना चाहे तो कृष्णा वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, कृष्णा वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। Krishna versus state of Haryana. In that case, the Supreme Court held that this right is valid and not violate the Article 14, 15, 16 or 19. तो क्या कृष्णा वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के मामले में चैलेंज किया गया था कि ये जो है फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है। अब इसको एक्सप्लेन करने में तो बड़ा टाइम लग जाएगा। फंडामेंटल राइट को वायलेट करने का मतलब ये है कि अगर ये प्रॉपर्टी है उसके बगल में ये प्रॉपर्टी सेल हो रही है तो प्रीएम्पशन के रूल के अंतर्गत इन्हीं का हक होगा, इनका हक नहीं होगा पहले। तो ये राइट टू इक्वलिटी का वायलेशन हो रहा है, इस आधार पर चैलेंज किया गया। कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये बिल्कुल वैलिड रूल है और ये किसी प्रकार के फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं करता। कृष्णा वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, सुप्रीम कोर्ट की केस। तो सफी ए शरीक हो गया। अगली चीज है दूसरा, सफी ए खलीफ। सफी ए खलीफ
पार्टिसिपेटर्स इन इम्यूनिटीज, सुविधाओं के सहभोगी दूसरा होते हैं, सुविधाओं के सहभोगी सफी खलीद, सफी खलीद। इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि कोई चीज है, कोई सुविधा है, उस सुविधा का लाभ दोनों लोग उठा रहे हैं, तो उसको अगर सेल किया जाए तो सबसे पहला हक किसका होगा? उस व्यक्ति का होगा। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ही ले लेते हैं, जैसे ये एक प्रॉपर्टी और इस प्रॉपर्टी में, इस संपत्ति से दोनों लोग लाभ उठाते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक ईजमेंट राइट की तरह इससे नाली ही आती है, हमारा नाली इसी से निकलता है, ए का भी नाली इसी से निकलता है और बी का भी नाली इसी से निकलता है, ठीक। बी का नाली भी इसी से निकलता है और ए का नाली भी इसी से निकलता है। ऐसी स्थिति में अगर बी अपने इस प्रॉपर्टी को सेल करे, मान लीजिए सी को सेल करे कि ए को करे, तो उसमें सबसे पहला हक जो होगा वो ए का होगा। क्यों? क्योंकि सुविधा जो इस जमीन से ले रहे हैं लोग, उस सुविधाओं के सहभोगी यही है। मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल, इस जमीन में कुआं और इस कुएं का पानी ये भी पीते हैं, इस कुएं का पानी ये भी पीते हैं, इस कुएं को यूज ये भी करते हैं, इस कुएं को यूज ये भी करते हैं। तब अगर ये कुएं वाली जमीन सेल करेगा भी तो उसमें पहला हक होगा ए का, क्योंकि सुविधा जो है, सुविधा का लाभ दोनों लोग साथ में उठा रहे हैं, तो सब सुविधाओं के सहभोगी हो गए, सफी खलीद। तीसरी चीज है सफी जार, सफी जार। सफी जार किसको कहते हैं? सफी ओनर ऑफ एडजेसेंट, ठीक है, ठीक है। माने इसका मतलब ये होता है, ये जो हम लोग बहुत आराम से बहुत समझे थे कि जैसे ये एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है और उसके बगल में ये एक इमूवेबल प्रॉपर्टी, दो, एक का मालिक ए और एक का मालिक बी। तो सफी जार का मतलब एक प्रॉपर्टी यहां है, तो सफी जार का मतलब ये हो गया कि उस इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसका सेल किया जा रहा है, उससे लगी हुई, उससे सटी हुई जो इमूवेबल प्रॉपर्टी का मालिक होगा वो कहलाएगा सफी जार, और फिर उसका हक होगा। अब ये तीन हमने क्या कहा कि प्रीएम्पशन के लिए क्लेम कौन कर सकता है, तो प्रीएम्पशन के लिए क्लेम सफी शरीक कर सकता है, इन को शेयर, सफी खलीद कर सकता है, पार्टिसिपेटर इन इम्यूनिटीज, और सफी जार कर सकता है ओनर ऑफ एडजेसेंट। अब बात आती है कि तीनों अगर तो सबसे पहले किसका हक होगा? सबसे पहले इसका हक, सबसे ऊपर इसका हक, फिर उसके बाद इसका, फिर उसके बाद इसका। अब देखें सफी जार को चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, भाऊराम वर्सेस बैजनाथ के केस में। भाऊराम वर्सेस बैजनाथ के केस में, भाऊराम वर्सेस बैजनाथ के केस में, बड़ी इंपॉर्टेंट केस है ये। भाऊराम वर्सेस बैजनाथ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सफी जार जो है वो प्रीएम्पशन के लिए क्लेम नहीं कर सकता, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। ये 1962 की केस होगी ना, 1962 की, जिसमें कहा गया था कि सफी जार का जो प्रीएम्पशन का राइट है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसा कोई राइट नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं राइट होगा? क्योंकि
फंडामेंटल राइट देता है हमें राइट टू प्रॉपर्टी का, ठीक है, संपत्ति का अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट है। और फंडामेंटल राइट जब राइट टू प्रॉपर्टी है तो हमें ये कोई कंपेल नहीं कर सकता कि हम अपनी प्रॉपर्टी किसको बेचें, ठीक है। तो ये हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन है ये नियम जो है। तो फिर भावराम वर्सेस बैजनाथ के केस में तो ये बात कह दी गई और वो मान्य भी हो गई। लेकिन फिर उसके बाद आप जानते हैं कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1978 में किया गया था, इसमें राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से निकाल के एक लीगल राइट बना दिया गया आर्टिकल 300A के अंतर्गत। तो अब राइट टू प्रॉपर्टी जब फंडामेंटल राइट नहीं है तो फिर से जो सफी एजार जो है वो प्रीएम्पशन के लिए क्लेम कर सकता है। अब वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं रहा, ठीक है। बात समझ में आई कि सफी ए शरीक, सफी ए खलीत और सफी एजार यही प्रीएम्पशन का दावा कर सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ेंगे, समझ में आया बात, फिर से मैं रिपीट करता हूं। सफी एजार समझ रहे हैं कि पड़ोस की संपत्ति का मालिक, जस्ट बगल की संपत्ति का मालिक, तो वो दावा कर सकता है। लेकिन भावराम और बैजनाथ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं कर सकता क्योंकि यह असंवैधानिक और संपत्ति का अधिकार हमारा मूल अधिकार है। तो कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति किसको बेचेगा ये बात कोई दूसरा तय नहीं कर सकता, और कोई लॉ है ऐसी तो फंडामेंटल राइट का वायलेशन करती है। फिर उसके बाद वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। लेकिन फिर से जब 44th अमेंडमेंट करके 1978 में राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से निकाल दिया गया तो ये नियम फिर से एग्जिस्ट में आ गया, यानी कि सफी एजार भी क्लेम कर सकता है, ठीक है। हम आगे बढ़े फिर अगले टॉपिक की तरफ। छोटे से हमने लिख दिया है कि मतलब कि राइट टू प्रीएम्पशन जो है क्या वो ट्रांसफरेबल है, क्या उसको ट्रांसफर किया जा सकता है। यानी कि जो प्रीएम्पशन का दावा कर सकता है क्या वो ऐसा कर सकता है कि चलिए हम नहीं, हम अपना अधिकार फलाना को दे दे रहे हैं, क्या वो ऐसा कर सकता है? तो नहीं। ये बात भूप वर्सेस माता दीन भारद्वाज, भूप वर्सेस माता दीन भारद्वाज के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द राइट ऑफ प्रीएम्पशन इज प्योरली, द राइट ऑफ प्रीएम्पशन इज प्योरली ए पर्सनल राइट एंड कैन नॉट बी ट्रांसफर टू ए थर्ड पार्टी, कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड टू ए थर्ड पार्टी। यानी कि भूप वर्सेस माता दीन भारद्वाज के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये प्योरली एक पर्सनल राइट है और इस पर्सनल राइट को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो प्रीएम्पशन का जिसका राइट है उसको यूज वही कर सकता है, वो उसको ट्रांसफर नहीं कर सकता। अब हम इसके नेचर को देख लेते हैं। नेचर, नेचर यानी उसकी प्रकृति कैसी है। दरअसल इसको लेके क्वेश्चन हमेशा दिमाग में रहता है कि ये रीपर्चेज का राइट है या फिर सब्स्टिट्यूशन का राइट है। ठीक है, इस बात को लेके बड़ा डिस्प्यूट रहा है कि ये रीपर्चेज यानी कि पुनः क्रय करने का अधिकार है या फिर प्रतिस्थापित होने का अधिकार है। तो इसके संबंध में हाई कोर्ट में कंफ्यूजन रहा। हाई कोर्ट में बॉम्बे और कोलकाता, बॉम्बे और कोलकाता, ये दोनों हाई कोर्ट, कोलकाता तो अब हो गया है जब वो
कलकत्ता था तब का वो है, ठीक है। बॉम्बे और कलकत्ता हाई कोर्ट ने इसे राइट टू रीपरचेज माना है, यानी पुनः क्रय का अधिकार माना है। जबकि सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो हाई कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट इसे राइट टू सब्स्टिट्यूशन मानता है, प्रतिस्थापित का होने का अधिकार, ठीक है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी एक केस है, रहने दीजिए, आप सुप्रीम कोर्ट की ही केस लीजिए, बिशन सिंह वर्सेस खजान सिंह। बिशन सिंह वर्सेस खजान सिंह। बिशन सिंह वर्सेस खजान सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया कि सब्स्टिट्यूशन का राइट है। प्रीएम्पशन इज नॉट ए राइट ऑफ रीपरचेज, इट इज a right of substitution. Preemption is not a right of repurchase, it is a right of substitution. ठीक है, तो क्लियर हो गया। जब सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया कि ये सब्स्टिट्यूशन का राइट है, तब तो डिस्प्यूट ही खत्म हो गया, ठीक है। तो रीपरचेज का राइट है या सब्स्टिट्यूशन का राइट है, तो बिशन सिंह वर्सेस खजान सिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये प्रीएम्पशन जो है वो सब्स्टिट्यूशन का राइट है, ठीक है। तो इसका नेचर आप लोग ये बता दें कि उसकी प्रकृति पुनः क्रय करने वाली है या फिर सब्स्टिट्यूट यानी प्रतिस्थापित होने वाली, तो प्रतिस्थापित है। आगे बढ़ते हैं। एक्सटिंक्शन ऑफ द राइट, यानी कि यह अधिकार समाप्त कब हो जाता है, प्रीएम्पशन का अधिकार कब समाप्त हो जाता है, उसमें हम लोग देख लेते हैं। यानी प्रीएम्प्टर जब अपने राइट को वेव कर देता है, छोड़ देता है, त्याग देता है, तब उसका अधिकार समाप्त हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात, इम्प्लाइड कंसेंट इन सेल, यानी कि जो सेल किया गया है एक्चुअल ओनर द्वारा किसी थर्ड पर्सन को, उस सेल में इसने इम्प्लाइडली अपनी कंसेंट दे दी। तो आप जानते हैं जब भी एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली आपने कंसेंट दे दी तो आप स्टोपेल के रूल से बाउंड हो जाते हैं। तो स्टोपेल के रूल के अंतर्गत तो नहीं कर सकते। इसकी एग्जांपल आप कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए इसको एग्जांपल से कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये प्रॉपर्टी के मालिक थे और इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी, बी उसके बगल की प्रॉपर्टी के मालिक थे, तो इस अगर ये बेचेंगे तो खरीदने का हक बी का पास। इन्होंने सी को बेच दिया और सी को ये प्रॉपर्टी जब मिली तो सी से बी ने लीज पर ले लिया। समझ रहे हैं ना बात? तो एक सी से आप लीज पे ले रहे हैं, इसका इंप्लाइडली क्या मतलब हुआ कि आपने उस सेल को अपनी सहमति दे दी। या फिर इसका एग्जांपल एक और हो सकता है कि प्रीएम्प्टर ने परचेजर के साथ कंप्रोमाइज कर लिया। प्रीएम्प्टर ने परचेजर के साथ कंप्रोमाइज कर लिया, तब भी वो उसका अधिकार जो है समाप्त हो जाएगा, क्योंकि मान लिया जाएगा कि उन्होंने उस सेल को इंप्लाइडली अपनी कंसेंट दे दी। ठीक, एक चीज और आता है, मिस ज्वाइंडर ऑफ कोप्लेंटिव। इसका मतलब ये हुआ कि जब प्रीएम्प्टर ने जब उसके लिए दावा किया तो उसने अपने साथ किसी ऐसे व्यक्ति को प्लेंटिफ बना लिया जिसका प्रीएम्प्शन में कोई राइट है ही नहीं, प्रीएम्प्शन संबंधित कोई राइट है ही नहीं। तब इसकी स्थिति में जब वो मामला खारिज होगा तो ये इनका भी हक समाप्त हो जाएगा।
तो मिस जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ हो गया। चौथी चीज हो जाएगी कि जब उसने फर्स्ट एंड सेकेंड डिमांड ही ना की हो, है ना। शुरू में हमने लिखा था ना कि फॉर्मेलिटीज पूरी होनी चाहिए, फर्स्ट डिमांड, सेकंड डिमांड और थर्ड डिमांड जो होती है न्यायालय में। तो जब कोई व्यक्ति ना तो फर्स्ट डिमांड किया ना सेकंड डिमांड किया, तो उसे थर्ड डिमांड करने का कोई हक नहीं है। तीसरी चीज और तीसरी के लास्ट चीज है कि जब प्रीएम्प्टर ने अपनी प्रॉपर्टी किसी अन्य को ट्रांसफर कर दी, जब प्रीएम्प्टर ने अपनी प्रॉपर्टी किसी अन्य को ट्रांसफर, अब तो बात समझ में आ रही भाई, कोई व्यक्ति तभी दावा कर सकता है जब इमूवेबल प्रॉपर्टी का स्वामी है, जब उसने अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी अन्य को गिफ्ट कर दी, चाहे सेल कर दी, तब इसका राइट भी खत्म हो गया प्रीएम्पशन का। तो ये चीज है कि प्रीएम्पशन का राइट कब समाप्त हो जाता है, यानी सीधे सीधे प्रीएम्पशन के राइट को जब वेव कर देगा प्रीएम्प्टर, तब समाप्त हो जाएगा। इम्प्लाइडली कंसेंट उस सेल में दे देता है जो किसी अन्य व्यक्ति को किया गया, और कैसे कर दिया, चाहे उसे कंप्रोमाइज कर लिया और चाहे उसने उस प्रॉपर्टी को इन्हीं के नाम से लीज किया और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। किसी अन्य व्यक्ति को प्लेंटिफ अपने साथ बना लेता है जिसका उसमें कोई हक नहीं होता, तब उसका समाप्त हो जाता है। जहां न फर्स्ट सेकंड डिमांड की ही नहीं गई, तब भी उसका प्रीएम्पशन का राइट समाप्त हो जाता है। जबकि प्रीएम्प्टर ने अपनी प्रॉपर्टी किसी अन्य को जब सेल कर दी हो, तब भी उसका प्रीएम्पशन का दावा वो नहीं कर सकता। तो ये चीज है प्रीएम्पशन से संबंधित चीजें। तो प्रीएम्पशन के टॉपिक के अंतर्गत आपने बहुत सारी चीजें देख ली जो कि आपके लिए जरूरी था। तो और उसकी चर्चा, मतलब उसको बहुत सारा डिटेल में हमने इसलिए चर्चा नहीं की क्योंकि इतनी चर्चा करना एक वीडियो में संभव नहीं है। और दूसरी चीज कि अगर आपको एग्जामिनेशन पर्पज के लिए पढ़ना है, तब फिर आपको इतना ही जानना सफिशिएंट है। ठीक है, थैंक यू।